आत्मनिर्भर हो जाएंगे। बेटियों के लिए स्कूल ओपन कर दिए गए, इससे पहले मिजोरम कर चुका है। हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया। टोक्यो के 32 खिलाड़ियों को बुलाया गया था। टोक्यो ओलंपिक के भारत के 32 खिलाड़ियों को बुलाया गया था। थीम क्या है? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, ये सारे के सारे संविधान संशोधन के साथ में 105वां संविधान संशोधन, 102वां एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल बैकवर्ड क्लास सारे हमने पढ़ लिए। 99 से लेकर 105 तक ये सारे पढ़ लिए। इतनी बातें पढ़ी, अब खूब आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, छोटे मोटे कानून और कुछ बनाए गए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी थोड़ा सा देख लो। एक कानून बनाया गया, कराधान कानून संशोधन विधेयक। भाई 2012 के अंदर क्या था कि भाई कोई कंपनी के ऊपर हम बैक डेट में जाके कोई कर लगा सकते हैं, ऐसा कानून बना दिया था। एक्चुअली में ये बड़ी लंबी सी कहानी है, वो वोडाफोन को लेकर, और जो आपके वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी उस समय में, उनके बीच में तनाव हो गया था। ऐसा कुछ कहानी आप छोड़ो एक बार। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंपनी पर कोई नया कर बैक डेट में जाके लगा सकते हैं। मान लो 2012 के अंदर किसी कंपनी को कहें कि भाई आपका इस विषय को लेकर एक कर बनता है, वो कंपनी कहे ये कौन सा कर है आपके, जो किसी कानून में नहीं है। अच्छा नहीं है क्या? चलो एक काम करते हैं, कानून बनाया और लिख देते हैं कि 2000 से लागू होगा और 12 सालों का टैक्स दो। ये तो बड़ा अजीबोगरीब कानून था, इससे कंपनियां डरने लगी भारत में आने से। इसलिए अभी हाल ही में 2020 में इसमें 21 में जो इसमें संशोधन किया गया है और इसको हटा दिया गया। ठीक है, अभी ऐसा कर जो वो नहीं लगाया जा सकता। ठीक, यदि लेन देन 28 मई 2012 से पहले किया गया था तो भारतीय संपत्ति के किसी भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए कथित पूर्व व्यापी संशोधन के आधार पर भविष्य में किसी प्रकार का कर की मांग नहीं की जाएगी। सिंपल सी बात, बैक डेट के अंदर जाके आपकी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर वगैरह की है उसके लिए कर आपसे नहीं मांगा जाए। ठीक, इतनी सी बात। लद्दाख के अंदर एक सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय नाम से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बनाई गई, ये भी ध्यान रखना, सिंधु विश्वविद्यालय कहां बनाया गया? लद्दाख के अंदर बनाया गया। बांधों की सुरक्षा के लिए विश्व बैंक के साथ में $250 मिलियन की परियोजना चल रही है। भाई भारत के अंदर ना बहुत सारे डैम बनाए गए हैं जिससे कि पानी को रिजर्व रखा जा सके, उससे बिजली भी प्रोड्यूस की जा सके, बहुत सारे क्षेत्र तक पीने का, कृषि का पानी पहुंचाया जा सके। लेकिन आपने कभी सोचा कि एक डैम के अंदर इतना सारा पानी होता है, किसी दिन वो टूट गए तो पूरा का पूरा वो जो एरिया है वहां पर बाढ़ आ जाए, पूरा पूरा जलमग्न हो जाएगा। और हमारे कुछ कुछ बांध ऐसे हैं जो कि 100 वर्ष से ज्यादा पुराने हो चुके हैं और उनकी रिपेयरिंग वगैरह भी नहीं की जा रही बहुत ज्यादा टाइम से। अभी भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ में एक परियोजना चलाई है जिसके तहत जितने भी भारत के बांध हैं उनकी सुरक्षा की जाए, ताकि इन फ्यूचर कभी ऐसा नहीं हो कि टूट जाए। ठीक है, तो किसके साथ मिलकर? विश्व बैंक के साथ में मिलकर। इसका नाम दिया इस योजना का ड्रिप। ये जो ड्रिप योजना पहले से चल रही थी, अब इसका सेकंड वर्जन जो वो चलाया जा रहा है। ड्रिप का नाम देखोगे वही बनता है, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। जो डैम है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया जाए, इसलिए ड्रिप 2 जो चलाई गई, किसके साथ मिलकर? विश्व बैंक के साथ। क्यों? बांधों की सुरक्षा की जा सके। इसके साथ इसके लिए एक धर्मा ऐप भी लॉन्च की गई है। धर्मा में डी का मतलब है ये डैम है, डैम रिहेबिलिटेशन ऐसे करके कुछ इसकी फुल फॉर्म बनाई है इन्होंने। और धर्मा ऐप किस लिए? डैम की सुरक्षा के लिए। किसके साथ मिलकर चल रही है? विश्व बैंक के साथ में मिलकर चल रही है। इस परियोजना में खूब सारे राज्य जो सम्मिलित हैं भाई, तो ये सारे आपको राज्य मिलेंगे। इंपॉर्टेंट हमारे लिए राजस्थान भी इसके अंदर शामिल है, राजस्थान को भी इसमें शामिल किया गया है। और ये लागू किसके द्वारा किया जाएगा? एक सेंट्रल वाटर कमीशन है, सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग, उसके द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा। इसको ड्रिप योजना किसके सहयोग से चल रही है? विश्व बैंक से। क्या है? बांधों की सुरक्षा। कौन सी है? धर्मा है। एजेंसी CWC। राजस्थान है क्या? बिल्कुल है। पूरे भारत में ना, कुछ एक राज्य। ठीक, चलिए। भारत का रक्षा निर्यात जो है वो 38,500 करोड़ हो गया। कई बार अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को सैटेलाइट फोन से जोड़ दिया है। काजीरंगा नेशनल पार्क ऐसा पहला नेशनल पार्क बन गया है जो कि सैटेलाइट फोन से जोड़ दिया गया। कुछ नहीं, ऐसे ऐसे प्रश्न बढ़ाते रहते हैं। कोई नेशनल पार्क की तारबंदी कर दो, पहला नेशनल पार्क जो तारबंदी कर लिया, पहला नेशनल पार्क जिसके अंदर आम का पेड़ लगा दिया, ऐसे कुछ ही बढ़ाते रहते हैं भाई। ध्यान रखना, सैटेलाइट फोन से जोड़ दिया है और देश का पहला नेशनल पार्क है जो कि सैटेलाइट फोन से जुड़ गया। कौन सा? काजीरंगा। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, कल अपन ने बात की थी, किसके जो नए अध्यक्ष पढ़ेंगे हम? डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य मंत्री अब नहीं रहे तो वो इसके अध्यक्ष भी नहीं रहे। कौन, किसको बना दिया? स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को इसका नया अध्यक्ष बना दिया गया। क्या है ये? एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कैंसर के रोग पर जांच करती है। लिखा हुआ ना, टीबी, क्षय रोग के लिए जांच करती है। स्टॉप टीबी परियोजना जो कि टीबी रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जिसके अंदर अध्यक्ष है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली कोविड-19 मेडिसिन बनाई है? उनकी खुद की एक वैक्सीन बनाई जिसका नाम क्या है? मेडिसिन। किसने बनाई है? ताइवान। ताइवान ने अपनी मेडिसिन जो बनाई है। अभी कोई बता रहा था कि करंट अफेयर की बिल्कुल ताजा खबर ये है कि जो अपन बात कर रहे थे ना, ये उपराष्ट्रपति साले की, उनके भाई को मार दिया तालिबान वाले। अभी अभी की ताजा ताजा घटना है। ठीक है,
तो ऐसे होता है वहां पर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। शांति और अहिंसा का कांग्रेशनल गोल्ड मेडल जो अवार्ड गांधी जी को दिया गया मरणोपरांत, उस समय में तो दे नहीं पाए थे। शांति का नोबेल पुरस्कार भी गांधी जी को मिला नहीं है कभी, और ये इस बात को लेकर नोबेल प्राइज पर हमेशा एक कलंक रहता है। एक व्यक्ति जिसने कि शांति के लिए पूरी दुनिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रयास किया, जिसके नाम से नेल्सन मंडेला हुए या फिर आपकी म्यांमार वाली जो आंग सांग सू की है, ये जो प्रेरणा लेती है जिनसे, जिनको खुद को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन महात्मा गांधी को कभी भी शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। 2 बार उनका कमेटी के अंदर नाम भी आया था, लेकिन कभी भी नहीं दिया गया था। तो अभी शांति और अहिंसा का कांग्रेशनल गोल्ड मेडल दिया गया, किसको? महात्मा गांधी जी, मरणोपरांत रूप से दिया गया। ये कौन सा अवार्ड है? ये अमेरिका का, यूएसए का सर्वोच्च पुरस्कार है और अमेरिका सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है कभी। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। एनडीए की परीक्षा होती है, उसमें इससे पहले महिलाएं नहीं बैठ सकती थी। अभी हाल ही में बहुत अच्छा डिसीजन देते हुए एनडीए के एग्जाम में महिलाओं को अपील होने का मौका दिया है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 को शपथ दिलाई गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार 10 स्टार लगा लेना। एक प्रश्न पक्का इसमें से पूछे जाने की संभावनाएं हैं। कब की बात है ये? कितनी तारीख को लिए शपथ? लिखा नहीं हुआ है। यदि अगस्त में लिए पक्का प्रश्न आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला न्यायाधीशों ने, जो टोटल 9 ने शपथ लिया। हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल मेंबर कितने होते हैं भाई? 1 + 33 यानी कि 34। ये संख्या यदि बढ़ानी हो तो कौन बढ़ा सकता है? पार्लियामेंट, संसद के द्वारा इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है। हाल ही में क्या हुआ है कि जो 34 लोग थे, इसमें से कुछ एक सीटें वैकेंट थी। वैसे तो 10 सीटें वैकेंट थी, लेकिन 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने जो यहाँ पर शपथ ली है। 9 के 9 नाम याद नहीं रखने, लेकिन ये अपने आप में इतिहास है कि 9 सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक साथ शपथ कभी भी नहीं ली। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है। ध्यान रखने लायक बात है कि इसमें से 3 जो वो महिला जज हैं, इसमें से 3 महिला जज हैं। 9 में से 3 महिला जज हैं। और इंटरेस्टिंग बात, इससे पहले भी एक महिला जज ऑलरेडी इसमें थी, इंदिरा बनर्जी। तो टोटल आज के समय में कितनी महिला जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर? 4। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है कि एक साथ 4 महिला जज रही हो। आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है कि भारत के अंदर टोटल अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितनी महिला जज रही हैं? अभी तक टोटल 11। इन 4 को मिला के, इन 4 को मिलाकर टोटल कितनी रही है? 11। पहली कौन थी? फातिमा बीबी। 1980 के अंदर फातिमा बीबी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। अच्छा, भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई कितनी रही है महिला? एक भी नहीं रही। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के इतिहास में अभी तक एक भी नहीं रही है। टोटल कितने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए अपने? 48। कौन है? एनवी रमन। उसमें से एक भी अभी तक महिला नहीं रही। अब पहली बार 3 महिला, टोटल 4 महिला जज इसके अंदर। कौन कौन है? एक नाम है वी नागरत्न, एक नाम है हिमा कोहली, और एक नाम है एम त्रिवेदी, बेला एम त्रिवेदी। ये 3 महिला जज हैं जिन्होंने की अब शपथ ली है। इसके अलावा इंदिरा बनर्जी और है। इसमें से ध्यान रखने वाली बात है, ये जो वी नागरत्न है, ये 2027 के अंदर भारत की सीजीआई बन सकती है, और यदि ये बनती हैं तो भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। सीजीआई आगे का डिसाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि सीनियरिटी के बेसिस पर बनता है। तो ऐसे फ्री बैठे हो तो लोग वो ऐसे कैलकुलेशन कर भी लेते हैं भाई। 2027 के अंदर पहली भारत की महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बन सकती है? वी नागरत्न। उससे पहले कोई नहीं बन सकता। सीनियरिटी में जो आते हैं सब पुरुष आते हैं, और ये बनेंगी भी तो 1 महीने के लिए बनेंगी। जब इनका उम्र 65 वर्ष हो रही होगी, 64 वर्ष 11 महीने की हो चुकी होंगी, तब ये सबसे सीनियर होंगी। 2027 के अंदर वो मौका आएगा, तो ये बन सकती हैं। इसलिए इनका जरूर जरूर ध्यान रखना। 4 महिला जज इस बार हैं। टोटल 9 ने शपथ ली है। ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है। पहली कौन थी? फातिमा बीबी। इसके अलावा इससे पहले एक और भी थी, इंदु मल्होत्रा। सबरीमाला वाला जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें 4-1 से डिसीजन दिया गया था। 4 जजेस ने डिसीजन दिया था कि महिलाओं को सबरीमाला मंदिर के अंदर प्रवेश मिलना चाहिए। एक ने दिया था कि प्रवेश नहीं मिलना चाहिए, और जो नहीं मिलना चाहिए वो दिया था इंदु मल्होत्रा ने। ठीक है, तो इसीलिए इंदु मल्होत्रा चर्चा में थी। अभी नहीं है ये, इससे पहले में थी। अभी तो इंदिरा बनर्जी और ये 3 ही है। ठीक है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए, सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 को शपथ दिलाई गई। 3 महिला न्यायाधीश बनी है। जस्टिस वी नागरत्ना जो है 2027 में सीजीआई भी बन सकती है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। जस्टिस इंदिरा बनर्जी पहले से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं। आज के समय में टोटल कितने भाई? 4।
पहली बार 9 न्यायाधीशों ने एक साथ शपथ ली है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला जज हैं। अब तक कुल 11 महिला जज बनी हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने हैं? 33। 1 + 33 34 होने चाहिए, लेकिन एक सीट अभी वैकेंट है। मीरा साहिब फातिमा बीबी, पूरा नाम तो पता नहीं, फातिमा बीबी जो है 1980 के अंदर पहली महिला जज बनी थी। ठीक है, ये जो 9 लोग जिन्होंने अभी शपथ ली है उनके बारे में देख सकते हो। जस्टिस सीमा कोहली, बीवी नागरत्न और बेला एम त्रिवेदी। ठीक है, सबसे सीनियर ही है। बाकी के एक बार नाम थोड़ा देखना चाहो देख लो, बाकी इंपॉर्टेंट है नहीं। विक्रम नाथ है, जेके महेश्वरी है, राम कुमार है क्या, एमएन सुंदरेश है, पीएस नरसिम्हा है। ठीक है, जस्टिस अशोका है। ठीक है, एक बार देख लेना, ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं। जापान की एक, अब हम स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल और नेशनल वाला कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम स्पेस एंड डिफेंस तक ही पढ़ेंगे, आगे की बाद में देखें। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा का मंगल ग्रह के चंद्रमा फोबोस से 2029 तक नमूने लाने का लक्ष्य रखा गया। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 बातें पता लगती है। एक तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा। दूसरा, मंगल ग्रह का चंद्रमा, चंद्रमा पता ना क्या होता है, जो उसकी चारों ओर चक्कर लगाते रहता है ना, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है, उसी प्रकार से मंगल ग्रह का भी एक चंद्रमा है। उसका नाम क्या है? फोबोस। फोबोस और डिमोस करके कुछ होते हैं, तो फोबोस है। इससे ये एक नमूना लेके आएंगे, उससे सैंपल जो वो लेके आएंगे, ताकि उसके बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सके। कौन लाएंगे? जाक्सा वाले। कब लाएंगे? 2029 में। कहां से लाएंगे? मंगल ग्रह के एक चंद्रमा फोबोस। डीआरडीओ ने एक उन्नत चेफ प्रौद्योगिकी विकसित किया है। ये क्या है? ये महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी है, जिसका उपयोग लड़ाकू विमानों को रडार खतरों से बचाने के लिए किया जाएगा। जो हम पे कोई रडार के माध्यम से आक्रमण होते हैं, तो उनको जो है ये दफा चूक कर देगी, ये वाली टेक्नोलॉजी। उनको जो है वो अपने लक्ष्य से भटकाने का काम इस टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाएगा। बाकी और डिटेल के अंदर आपको शिवेंद्र सर बताएंगे, देख लेते हैं। या दुश्मन की मिसाइलों को अपने मार्ग से भटकाने के लिए प्रलोभन देने का कार्य करेगी। इसका विकास डीआरडीओ की जोधपुर स्थित प्रयोगशाला के द्वारा किया गया, इसलिए हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ध्यान रखना, डीआरडीओ की चेफ जो प्रौद्योगिकी है, उन्नत चेफ प्रौद्योगिकी किसके द्वारा विकसित की गई है? डीआरडीओ की प्रयोगशाला जो कि जोधपुर में स्थित है, उसके द्वारा की गई है। क्या करेगी ये प्रौद्योगिकी? जो रडार आती हैं उनको अपने मार्ग से भटकाने का कार्य करे। कुछ रडार जो है आपके आरपीएससी के लक्ष्य को भटकाने का मार्ग भी किया जाता है, दोनों तरफ ही, उससे भी बचने का कार्य, उसके लिए भी कुछ डीआरडीओ के द्वारा बनवाने का प्रयास किया जाना चाहिए। भाई मैं इसके लिए रिकमेंड करूंगा डीआरडीओ को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वही डीआरडीओ के द्वारा उन्नत चेफ प्रौद्योगिकी जो कि लक्ष्य से भटका देंगी। ठीक है, अमेरिका ने भारत को हार्पून मिसाइल देने की मंजूरी दी है। तो पता होना चाहिए हार्पून मिसाइल कौन दे रहा है भारत को? अमेरिका देगा। विश्व की सबसे सफल एंटी शिप मिसाइल है। एंटी शिप मिसाइल इसका ध्यान रखना। इसे 30 देशों की सेनाओं के द्वारा यूज किया जा रहा है। तो हार्पून मिसाइल क्या है? अमेरिका की है। क्या है ये? एंटी शिप मिसाइल है। ठीक है, उन्नत चेफ प्रौद्योगिकी क्या है? डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की भी लैब कौन सी? जोधपुर के द्वारा विकसित की गई है, जो कि आने वाली जो रडार है उसके आक्रमण से बचने का कार्य करती है। जाक्सा के द्वारा फोबोस पर, मंगल ग्रह का चंद्रमा है फोबोस, उससे जब सैंपल लाने का लक्ष्य रखा गया 2029 तक। ये जो अभी हमने बात की हार्पून मिसाइल, इसका उपयोग किसी भी मौसम में किया जा सकता है। इसके अंदर एक एक्टिव रडार सिस्टम, गाइडेंस सिस्टम जो वो लगा रहता है। ठीक है, पाकिस्तान ने फतेह-1 रॉकेट का जो परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने फतेह-1 रॉकेट का परीक्षण किया है। पाकिस्तान वाले जो अपने रॉकेट है उनके नाम क्या क्या देते हैं भाई? गोरी, बाबर, फतेह। पाकिस्तान का एक न्यूज चैनल पे शो चल रहा था, बता दिया था सर ने, न्यूज चैनल पे शो चल रहा था। उन्होंने कहा देखो हम जो है ना भारत वालों को पूरी टक्कर दे रहे हैं। उन्होंने पृथ्वी लॉन्च की, तो हमने जो वो गोरी लॉन्च कर दी। उनको लगा कि जो हमने पृथ्वी जो मिसाइल है, जो कि 5 तत्व अग्नि, वायु, पृथ्वी जो लॉन्च की थी डीआरडीओ ने काफी समय पहले, उनको उन्होंने पृथ्वीराज चौहान समझ रखा है। उसके हिसाब से कह रहे हैं उन्होंने जो पृथ्वी लॉन्च की, क्योंकि तराइन का युद्ध हुआ था, भारत की तरफ से पृथ्वीराज चौहान थे, उनकी तरफ से मोहम्मद गोरी, तो वो कहते हैं कि उन्होंने जो पृथ्वी लॉन्च की, तो हमने कौन सी लॉन्च की? गोरी लॉन्च की। ये उनके डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे। चलिए, तो पाकिस्तान ने एक फतेह-1 रॉकेट जो लॉन्च की है, बस इतनी सी बात काम की है। भारत ने रूस के साथ में 70,000 AK-203 सीरीज के असॉल्ट राइफल हेतु समझौता किया। रूस के साथ में हम क्या लेंगे? जो राइफल गन जब वो लेंगे AK-203। AK-47 का नाम तो सबने सुना है, उसी का ये और अच्छा
संस्करण है, ऐसी 70,000 गन लेने वाले हैं। प्रश्न आएगा कहां से लेंगे? रूस से। ठीक है, AK-47 का सर्वाधिक आधुनिक रूप है। यह भारत द्वारा उपयोग की जा रही इंसान्स इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम का स्थान लेगी। ठीक है, तो भारत द्वारा जो गन यूज की जा रही है राइफल गन AK-47 के स्थान पर भी AK-303 203 जो लॉन्च आएगी, रशिया से मंगाई है और ये इसका स्थान लेंगे। रूस और भारत के बीच में समझौता हुआ है 2000 सॉरी ये तो न्यूज यहीं तक की थी। इसके अलावा भारत और रूस के बीच में एक और समझौता हुआ है वर्ष 2016 के अंदर, वो समझौता हुआ जिसके अंदर कहा गया कि हम 4 फ्रिगेट रूस के साथ में बनाएंगे, तलवार श्रेणी की स्टिल्थ फ्रिगेट जो बनाएंगे। फ्रिगेट क्या होती है भाई? सर ने पढ़ाया होगा ना, फ्रिगेट क्या होती है? फ्रिगेट होती है एक आपकी एंटीशिप जो मिसाइल होती है, कैलवरी क्लास की, वो कुछ अलग है, वो फ्रिगेट नहीं है, वो अलग है, सबमरीन है वो, इस प्रकार की फ्रिगेट भी होती है। ठीक है, 2 युद्धपोत हमें रूस से खरीदने हैं और 2 जो है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर रशिया के साथ हमने 4 तलवार श्रेणी के स्टिल्थ फ्रिगेट हेतु समझौता किया था। ठीक है, जिसके लिए 2 तो हम रूस से खरीदेंगे, 2 जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है भाई, स्वदेश निर्मित तटरक्षक पोत विग्रह चेन्नई के अंदर 28 अगस्त को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। एक कोस्टल के ऊपर सुरक्षा के लिए एक तटरक्षक पोत जो है जिसका नाम क्या है? विग्रह। ये जो है वो देश को समर्पित किया गया है। 98 मीटर की लंबाई है। ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स के रूप में काम आएगा। इसको बनाया किसने है? मेसर्स लार्सन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। ठीक है भाई, ICGS विग्रह विशाखापट्टनम में स्थित होगा। इसको कहां पर रखा जाएगा? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम है, उस तट पर जो इसको रखा जाएगा। कुछ फोटो वोटो नहीं डाली गया इन्होंने, जिनकी फोटो नहीं डालनी चाहिए वो तो पूरी डाल रखी है। वो एक आधी मिसाइल विसाइल दिखा देते तो आगे बढ़ो। आगे है जी भाई मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड का पहला बैच जो भारतीय सेना को सौंपा गया है। यह रक्षात्मक और आक्रामक दोनों मोड के अंदर कार्य करता है और यह ग्रेनेड नंबर 36 वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो यूज किया जाता था उसका स्थान। क्या ये हैंड ग्रेनेड है? वो नहीं होता क्या, मूवी के अंदर देखा होगा, पहले वो तो उस मुंह से छीलते हैं फिर यूं फेंक के मारते हैं, तो वो तो अटैक में काम होता है। तो ये जो है वो आक्रामक भी उस रूप में भी काम हो सकता है और रक्षात्मक रूप में भी काम हो सकता है। तो इस प्रकार का मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड है। ठीक है भाई, इसकी जगह पर पहले हम कौन सा ग्रेनेड यूज कर रहे थे? 36 वर्ल्ड वॉर 1 के समय से जो यूज किया जा रहा था वही जो यूज कर रहे थे। अभी अपडेटेड वाला जो हम ये मंगवा रहे हैं, कहां से बनेगा? ये EEL के द्वारा बनाया गया। ठीक है भाई, आज इतना ही पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर, वरना आप भी डाफा चुक हो जाओगे। चलिए थोड़ा देख लेते हैं साइंस टेक में क्या क्या पढ़ा हमने, रिवाइज कर लेते हैं। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के द्वारा मंगल ग्रह का चंद्रमा है फोबोस, वहां से सैंपल लाए जाएंगे। DRDO ने उन्नत चफ प्रौद्योगिकी विकसित की है। ये क्या है? रडार को भटकाने का काम करेगी। DRDO की जोधपुर ब्रांच ने बनाया है। अमेरिका ने भारत को हार्पून मिसाइल दी है। ये क्या है? एंटीशिप मिसाइल है, जो कि 30 देशों के द्वारा यूज की जा रही है, किसी भी मौसम में यूज की जा सकती है। रडार गाइडेंस सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। पाकिस्तान ने फतेह 1 रॉकेट लॉन्च की है। रूस से हम AK-203 राइफल जो मंगवा रहे हैं, जो कि AK-47 का मॉडर्न रूप है, और ऐसी 70,000 राइफल मंगवाने का हमारा प्रोग्राम है। रूस भारत के बीच में समझौता हुआ है 4 फ्रिगेट को लेकर, तलवार श्रेणी की स्टिल्थ टेक्नोलॉजी के साथ में ये होंगी। 2 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगा, 2 हम रूस से खरीदेंगे। स्वदेश निर्मित तटरक्षक पोत विग्रह विशाखापट्टनम के अंदर रखा जाएगा। 98 मीटर की इसकी लंबाई होगी। इसका जो डिजाइन है ये मेसर्स लार्सन टर्बो शिप बिल्डिंग लिमिटेड के द्वारा किया गया है। मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड जो है वो पहला बैच भारतीय सेना को सौंपा गया। यह रक्षात्मक और आक्रामक दोनों मोड के अंदर होगा। ग्रेनेड नंबर 36 वर्ल्ड वॉर 1 का स्थान लेगा और EEL के द्वारा इसको बनाया गया है। मैं 2 मिनट 5 मिनट आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ, तब तक रुको भाई।